नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है में आज अगर बात करें तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के होने के बाद भी वही माहौल है। सतपाल सत्ती बैन हटने के बाद पहली बार बोले तो ये बोले कि जो मोदी की तरफ उंगली उठाएगा उसके बाजू काट दिए जाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यानी कार्रवाई होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि शायद उनको कार्रवाई कहीं ना कहीं समझ में नहीं आई, या फिर उसको मानते नहीं, या वो ये समझते कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। उसके अलावा सलमान खुर्शीद है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी और मेरी लड़ाई के बीच में जो आएगा उसको चूर चूर कर दूंगा। क्या उसके मायने हैं ये शायद वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये भी भाषा आप शायद समझ लें। उसके अलावा पीएम मोदी ने भी वीरभूमि के अंदर अगर बात करें, वीरभूमि के अंदर वहां कहा कि सभी लोग, चाहे 20-25 सीट वाले लोग भी हैं, वो भी पीएम पद के लिए सपने देख रहे हैं और जोड़ तोड़ में लगे हुए। यानी उन्होंने एक गठबंधन पर कहीं ना कहीं बहुत गंभीर तंज किया और कहा कि वो लोग भी पीएम पद के दावेदार हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखें, घुंघरू बांधकर अगर देखें, सब लोग तैयार हैं। यानी विपक्ष पर जमकर हमला बोला, और खासतौर से ममता दीदी पर तो उन्होंने बहुत जबरदस्त हमले बोले और कहा कि उनका सूर्यास्त होने वाला है। लेकिन स्पीड ब्रेकर दीदी की आज उन्होंने तारीफ भी की। एक निजी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो कुर्ते भी भेजती हैं और मिठाई भी भेजती हैं। यानी एक तरफ नाराजगी भी है, एक तरफ कहीं ना कहीं बहुत प्यार भी है। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि अखिलेश यादव आज कांग्रेस से खासे नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बहुत धोखा दिया है। पिछली बार हम विधानसभा चुनाव में साथ थे, लेकिन उनकी ईगो, उनका घमंड जो है वो ज्यादा था और हमको धोखा बहुत मिला है। समाजवादी पार्टी को बहुत धोखा मिला है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर क्यों, कैसे जनता ये यकीन कर ले कि 1995 के जो गेस्ट हाउस कांड के बाद भी अगर ये एक हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और ये सब एक थे, और अब नाराजगी सामने आ रही है, तो हम आपको पहले सुनवा देते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक तरफ से यह भी निशाना साधा है कि जो कानपुर की जो इंडस्ट्री है, अगर वो टूटती है या उसको नुकसान होता है गंगा की सफाई के नाम पर, तो उसके फायदे कहां होंगे। वो भी पाकिस्तान और कहीं ना कहीं विदेश तक की बात कर रहे हैं। वो भी सुन लीजिए क्या वो कह रहे हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। जब कभी पर्यावरण का सवाल खड़ा होता था, वो ट्रेन जी के अध्यक्ष जी होंगे, पूछिएगा उनसे। हमने कहा कि अगर हमें ट्रेन जी के लिए कुछ भी सरकार के खजाने से देना पड़ेगा तो हम सरकार के खजाने से पैसा देंगे और ट्रेन जी को चलने देंगे, चाहे हमें पानी को साफ करने के लिए सरकार के खजाने से हजारों करोड़ रुपए देना पड़े। क्योंकि लोग जुड़े हैं उससे, मजदूर जुड़े हैं, परिवार जुड़े हैं, और केवल गंगा मैया को साफ करने के बहाने कारोबार को रोक दिया इन्होंने। कारोबार रोक दिया, और मैं इसलिए कारोबार ये बंद कर रहे हैं आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं इसलिए कारोबार बंद कर रहे हूं, पत्रकार साथियों जान लेना, दुनिया के वो आंकड़े निकालना, अगर भारत का लेदर का कारोबार रुकता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का लेदर का कारोबार बढ़ जाएगा। ये भारत का कारोबार बंद कर करके पाकिस्तान की मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जी हां, यहां भी पाकिस्तान आ गया है और हम अपने आप को पैनल से मिलवा देते हैं। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद स्वामी जी। हमारे साथ हर्ष चौधरी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो में अरविंद यादव जी हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। संजय मिश्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी बात रखेंगे। जेबा यास्मीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। पहला सवाल मैं जेबा जी से करना चाहता हूं। जेबा यास्मीन, आज अखिलेश यादव नाराज थे कि कांग्रेस ने धोखा दिया है और उसका घमंड जो है वो गठबंधन से ऊपर था, कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचा है बहुत ज्यादा, क्या उसकी वजह रही? देखिए, अभी जो संकट झेल रहा है पूरा भारत, वो बीजेपी की वजह से झेल रहा है। और जो हम लोगों ने मुहिम चलाई थी वो बीजेपी के खिलाफ ही चलाई थी, जिसमें हमें कभी भी कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला। ममता बहन जी ने एक मंच पे सबको लेके साथ आए थे, एक बहुत अच्छी ऊर्जा मिली, लोगों में काफी पॉजिटिविटी आई, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने इनिशिएटिव नहीं लिया और वो आगे बढ़ती नजर नहीं आई महागठबंधन को। एमपी चुनाव हुआ, उसमें भी बहन जी ने भी अपनी तरफ से बोला, लेकिन कभी भी उनकी तरफ से महागठबंधन को सपोर्ट नहीं मिला। इसमें पूरा का पूरा मतलब खुल
खुले तरीके से दिख रहा है कि उन्हें अपनी जीत की वजह से या जिस भी वजह से बहुत ज्यादा अहंकार है कि वो अकेले ही बीजेपी से लड़ लेंगे। अब या तो ये है कि उनकी बीजेपी से लड़ाई ही नहीं है, उनकी महागठबंधन से लड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो सिलेक्शन आप देखोगे तो कुछ सीटों पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी लेकिन जेबा जी विधानसभा चुनाव में आप कह रहे थे यूपी को 7 पसंद है, आप कह रहे हैं ये धोखा हो गया। किस तरह से माने जनता कि आप जब साथ होते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, फिर जब आप विरोधी हो जाते हैं तो अलग हो जाते हैं। अभी आप देखें तो कहीं ना कहीं वही मायावती जो कहती थी चढ़कर छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर गुंडों की, और कभी भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कहा, समाजवादी पार्टी के गुंडे का। आज आप साथ हैं। एक बात, इसी तरह से विधानसभा चुनाव में आप साथ थे, आज आप कह रहे हैं उसने धोखा दिया। जनता कौन सी बात को आपकी माने? देखिए, हर पार्टी की एक अपनी पॉलिसी होती है, एक अपने सिद्धांत होते हैं, एक अपनी विचारधारा होती है और पार्टी उसी पे चलती है। कांग्रेस की अपनी है, हमारी अपनी है। 2017 की जहां तक बात कर रहे हैं, हम लोग एक साथ आए थे तो हमने ये पहल करी थी, हमने कोशिश करी थी कि 2 विचारधारा को एक साथ मिलाने के लिए, ताकि देश का कुछ बेहतर हो सके। लेकिन वो विचारधारा नहीं चली, या तो जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया, या उधर से उतनी अच्छी स्वीकृति कांग्रेस की तरफ से नहीं मिली। उसका नतीजा जो भी आया, लेकिन आगे चल के अभी भी उम्मीद करी गई कि वो हमारी लड़ाई में जो हमने बीजेपी के खिलाफ लड़ी है उसमें वो हमारा साथ देंगे, और अगर वो साथ नहीं दे रहे हैं तो इसको धोखा ही कहा जाएगा। हर मंच ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ जेबा जी, मैं जवाब ले लेता हूँ, आप बनी रहिएगा हमारे साथ प्लीज। हम जवाब, हमारे साथ हर्ष चौधरी जी हैं कांग्रेस की तरफ से। हर्ष जी, ऐसा धोखा क्यों किया? आप तो कहते थे आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप तो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं है। देखिए, ये जो अभी जेबा जी ने बात कही तो मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। जब पहले तो हमें ये बताएं हमने धोखा कहाँ दिया। जब विधानसभा में हमारा गठबंधन इनके साथ होता है तो सब चीज़ ठीक थी, उसके बाद भी हम लोग एक विचारधारा लेके साथ चलने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने बसपा का हाथ पकड़ लेते हैं और हमें साइडलाइन कर दिया जाता है। और अखिलेश यादव जी के लिए इन्हीं के माननीय जो चाचा जी हैं उनके क्या व्यक्तित्व है और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, कौन वफादार है कौन वफादार नहीं है, उनसे ज़्यादा जो उन्होंने बातें अपने भतीजे के लिए कही है, मैं उन शब्दों पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये सच है कि आज लड़ाई भाजपा के साथ इस देश में चल रही है। जिस तरीके का माहौल इस देश में बनाया गया, हम जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं हमें एक साथ लड़ना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी निजी कारणों के कारण या कोई ऐसे लोगों की अपनी सूझबूझ के कारण ये गठबंधन महागठबंधन के रूप में नहीं हो पाया। लेकिन राहुल जी ने फिर भी कहा है कि हम लोग बसपा और जो ये सपा का गठबंधन हुआ है, ये जो बनते बिगड़ते रिश्ते हैं ये बदल रहे हैं। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, अगर देखें तो कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान का आप भी बहुत जिक्र करते हैं, आज अखिलेश यादव ने तो सीधा आपको कह दिया कि अगर कानपुर का लेदर उद्योग बंद होगा तो उसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचाने के लिए आप लोग यहाँ की इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं। बड़ी गंभीर बात है। कानपुर के अंदर भाषण दे रहे थे, आपने सुना भी होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, समस्या तब आती है जब न नीति हो न नेतृत्व हो। नीति और नेतृत्व नहीं होने की वजह से जो ये आपस में जो गठबंधन की बात कर रहे हैं वो गठबंधन, मैं गठबंधन पे नहीं कह रहा हूं, मैं इस पे कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि कानपुर का जो उद्योग है लेदर उद्योग, वहां का चमड़ा उद्योग बंद करके आप पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये भी हमने बयान सुनवाया है, आपने सुना होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन जहां तक गठबंधन की बात जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी एक नेतृत्व को ये लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और इनका एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। तो मोदी हटाओ एजेंडा की वजह से इनमें ये एक किसी नेता को मानने को लिए तैयार नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है। इसीलिए आज सांप और नेवले एक साथ हो गए। कभी जो गेस्ट हाउस कांड के बाद में जो मायावती सांप वाले नेवले वाले पे मुझे ऐतराज है। थोड़ा भाषा का ध्यान रखे, जो एग्जाम्पल्स हैं थोड़ा सा संयम से और मुझे लगता है वैसे दिए जाए तो नहीं जो मिसाल है वैसे जो एक दूसरे के घोर विरोधी थे वो आज एक दूसरे के मित्र बन रहे हैं, किसी नीति और नेतृत्व की वजह से नहीं कि भाई ठीक है हमारा ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। और मोदी जी ने ठीक कहा कि 15-20 सीटों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं
वो देश का प्रधानमंत्री तय होने की बात करते हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। दूसरी आपने बात कही कि पाकिस्तान का जिक्र ये कर रहे हैं, तो ये इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं, तो ये पाकिस्तान की ही बात करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान को जो सबक मोदी जी ने सिखाया है वो तो पाकिस्तान ही जानता है और सारा विश्व देख रहा है और सारा भारत वर्ष उसकी प्रशंसा कर रहा है। और ये इसके परिणाम जो है आपको, यानी वो जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वहां के व्यापार को बढ़ाने के लिए आपने यहाँ के इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल आप एक्सेप्ट नहीं करते। व्यापार तो 5 सालों में इन्होंने जब सपा की सरकार रही वहां पूरा खत्म कर दिया, वहां सिवाय गुंडागर्दी और अराजकता का बोलबाला था। हाँ। अब योगी जी आए हैं, सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। ठीक है, मैं अरविंद यादव जी के पास चलना चाहता हूं। अरविंद जी, आज अखिलेश यादव नाराज थे और कह रहे कांग्रेस जो है धोखेबाज है। हालांकि आप भी उनसे नाराज हैं, आप उनका तो वक्तव्य तो नहीं दोगे, लेकिन मौजूदा राजनीति में धोखा अदलता बदलता रहते हैं, पाले बदलते रहते हैं। मायावती जी कभी बहुत विरोधी थी, आज साथ है, कांग्रेस इनके साथ थी लेकिन अब अलग है। आप कभी एक परिवार के हिस्सा थे, आज आप अलग हैं। राजनीति में आपके उद्देश्य बदलते रहते हैं। आजाद खालिद जी, मेरे मन का आपने सवाल किया है, इसके लिए आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और उत्तर प्रदेश की जनता को और समाजवादी आंदोलनकारियों को कि कहीं न कहीं सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे नंबर 1 धोखेबाज हैं। अगर धोखेबाज नहीं होते तो आप देख लीजिए, जब से सपा की कमान इन्होंने संभाली है, हर चुनाव में इनका नया अलायंस हो जाता है। इन्होंने कहा था कि 2017 में कांग्रेस से अलायंस जब हुई थी तो उस समय भी आदरणीय नेताजी काफी नाराज थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि ये गठबंधन बहुत दूर तक जाएगा, आगे चुनाव तक जाएगा। लेकिन आपने बहुत दूर चला गया, अब तो दूर तक तो जाएगा नहीं जाएगा, दूर चला गया अब तो। दूसरी चीजें, धोखेबाजों के मामले में आपने निषाद पार्टी के साथ देखा है धोखा करते हुए। आपने ये जरूर देखा है कि जिसने परिवार से धोखा किया है, समाजवादी आंदोलनकारियों से धोखा किया है, और जो युवा वर्ग जुड़ा था समाजवादी पार्टी से कुछ उम्मीद लगा करके कि हम समाजवादी पार्टी में एक अच्छा समाजवादी आंदोलनकारी बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको चकनाचूर करने का काम सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। मैं मानता भी संजय मिश्र जी आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस को आज धोखेबाज बता रहे हैं। कल तक वो कहते थे यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया है। तो बिना पाकिस्तान के राजनीति नहीं होगी क्या? पाकिस्तान तब तक अपरिहार्य रहेगा जब तक कि भारत से उसके रिश्ते फिर से ठीक हो जाते। ये विडंबना है। विडंबना इसलिए है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास कोई अच्छा कार्यक्रम, अच्छा प्रोग्राम नहीं है जिस पर जनता को वो रोक सके। सच ये है कि सब लोग, सारे लोग, जो अलायंस है ना, अलायंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये घोषित कर आधार पर कहते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, उस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सबके देखिए एक जो वोट का जात और धर्म के नाम पर जो वोट का परसेंटेज इसके हिस्से में, और जब इस तरह की कोशिश की राजनीति होगी तो कभी पाकिस्तान आएगा, कभी बांग्लादेश आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। असल इशूज नहीं है हमारे पास। हम जैसे आप कल्पना करिए कि अमेरिका में भी एक राजनीति होती है। अमेरिका के चुनाव में आमने सामने दोनों लोग अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं और बात होती है। यद्यपि वहां के चुनाव में भी कुछ विसंगतियां आई हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जो वहां के डेमोक्रेटिक सेटअप पर और उस पूरे पैटर्न पर सवाल उठाती हूं। हमारे यहाँ ये चीजें बहुत सवालों हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज है कि आबादी, और ये चीज इतनी है, मुझे लगता है अमेरिका का तो चुनाव आयोग ही बेहोश हो जाएगा अगर इतनी बड़ी उसको आबादी के साथ डील करना पड़ेगा। लेकिन आबादी के साथ एक बड़ी चीज हमारे पास ये भी है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया कितने दिन में संपन्न हो रही है। आप ये तो देखिए, हमारी चुनाव प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया पूरे 2 महीने से अधिक लग रहे हैं, लगभग 2 महीने लग रहे हैं। इतने लंबी चुनाव प्रक्रिया है। तो जी खैर, इसे हमारे साथ जेबा यास्मीन जी है। जेबा जी, अभी आपको और भी चीजों पे जैसे करना था, लेकिन ये पीएसपी वाले तो आपसे बहुत नाराज है। प्रगतिशील वाले कह रहे हैं कि आप परिवार का ही साथ नहीं दिया तो दूसरी पार्टियों के साथ क्या देंगे? देखिए, राजनीति जब आप करते हैं तो इसमें बाहर जब एक बार आप घर से निकलते हैं बाहर काम करने के लिए, तो वहाँ परिवार की बात नहीं की जाती है। और पहले ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि ये लोकतंत्र है, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर हमें कहीं पे भी दबाव या खुशी महसूस नहीं हो रही है, हम अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, कोई भी दबाव,
तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुए एक बहुत बड़े नेता हैं और वो अच्छा काम करेंगे। इसमें परिवार कहाँ से आ गया? चाचा वो पहले भी थे, चाचा वो आज भी हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा उनके साथ है। हाँ, वो अलग बात है कि आज वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आमने सामने भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी राजनीतिक विरासत पारिवारिक की है, इसलिए सवाल तो उठता ही है। जी, सवाल उठेगा, लेकिन उस चीज से हमेशा हमारी पार्टी ने अपना स्टेटमेंट क्लियर किया है कि जब बात राजनीति की आती है तो हम उसको राजनीति के हिसाब से देखेंगे, बाकी ऐसा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन ज़ेबा यास्मीन, राजनीति ठीक है, लेकिन ये राजनीति समय के साथ बदल जाती है। आप एक बार कहते हो कि यूपी को ये साथ पसंद है तो लोग उसको साथ मान लेते हैं, फिर आप कहते हो ये तो धोखेबाज है, तो फिर लोगों को कैसे करें? एक बात। दूसरी बात, 1995 में आप एक दूसरे के खिलाफ थे, आप एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते थे, दोनों थानों में खड़े हुए थे एक दूसरे के खिलाफ। अब आप एक साथ है तो जनता के साथ आप हालात के हिसाब से जो बदल जाते हैं, जनता किस बात पे भाई यकीन करे? अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है, जनता ने साथ पे नहीं, जनता को साथ नहीं पसंद आया, तभी 2017 का परिणाम ऐसा था। तो साथ पसंद नहीं आया और उसके बाद भी हम लोगों ने कदम पीछे नहीं हटाया। हमने तो इस बार चुनाव में भी हम माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि कांग्रेस बड़ा दिल करके हमारे साथ आना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन अगर उधर से कोई पहल नहीं हुई तो इसमें तो हम यही कहेंगे ना कि उनकी लड़ाई इसका मतलब बीजेपी से है ही नहीं, क्योंकि बाकी पार्टी तो एक साथ आई ना, बाकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आई, और अगर वो नहीं आ रही है दैट मीन्स उनके इंटेंशन कुछ अलग है। जी हर्ष जी, आप लड़ना ही नहीं चाहते थे बीजेपी से, इसलिए आप साथ नहीं गए। हालांकि आपको ऑफर भी किया समाजवादी पार्टी ने और कहा कि आप 2 सीटों पर लड़ लीजिए, 80 में से 2 सीटें आपको वो दे तो रहे थे, फिर आपने क्यों नहीं लिया? आप क्यों गठबंधन में शामिल नहीं हुए? देखिए ज़ेबा जी, तो अब तो आप हराने के लिए खड़े हो रही हैं, जैसे चित भी इनकी और पट भी इनका। आज जब महागठबंधन की बात होती है तो सारे जो सहयोगी हैं उनको साथ लेके चलने की बात होती है। और अभी प्रगतिशील वाले जो मेरे साथी हैं उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले धोखा कांग्रेस को ही उन्होंने दिया, आज उल्टा हमें वो आरोप लगा रहे हैं कि हम उनसे अलग हैं। हम लोगों ने उनके साथ गठबंधन किया, हम लोग गठबंधन से दूर नहीं हुए, सबसे पहले अखिलेश यादव जी हमसे दूर हुए और आज हम पे वो प्रश्न उठा रहे हैं कि हमने उन्हें धोखा दिया। यहाँ वो बताएं, यहाँ ये क्लियर करें कि हमने कहां पर उनको धोखा दिया, जिससे कि हम उस बात को क्लियर कर पाएं कि कहां हम धोखा दे रहे हैं। धोखा तो इन्होंने हम लोगों के साथ किया है कि जहां पर हमारा और उनका वहां पैक्ट है और उसमें अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो ऑन द टेबल बैठ के चर्चाएं करके उनको क्लियर किया जा सकता है। लेकिन बजाय कि उनको क्लियर करने के सीधा अलायंस तोड़ दिया जाए, बसपा के साथ गठबंधन कर लिया जाए और मात्र जैसा आपने कहा कि सिर्फ 2 सीटें लड़ने के लिए हमें दे दी जाती है। मैंने नहीं कहा, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और आपने देखा होगा 2009 के चुनाव में भी सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर कोई बन के आई थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। तो आज बात यहाँ ज़ेबा जी से पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने अगर इनको धोखा दिया है तो कहां दिया, जरा इनसे ये बात तो क्लियर करें। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीच चुनाव में 3 चरण के जो मतदान होने के बाद ये बीच में आपने कही इसका असर क्या होगा, क्योंकि अभी ये देखें यूपी में बहुत सीटें बची हुई है। लेकिन हमारे साथ जो प्रमोद स्वामी जी, प्रमोद जी 2-3 चीजें आपसे बहुत जरूरी पूछनी पड़ रही हैं। अभी आपके यहाँ सतपाल सत्ती एक नेता है, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि उंगली कोई उठाएगा तो बाजू काट के हाथ में दे देंगे। बयानबाजी जो अब हिंसक होती जा रही है, अभी तक तो जबान से कल काम चला रहे थे आप, लेकिन अब ये इसमें ब्लडी होने लगा है। ये बाजू काटना अपने आप में आप थोड़ा विजुलाइज दिमाग में करके देखिए कैसा लगेगा। दूसरी बात, अभी अगर देखें पीएम मोदी बाकायदा ममता बनर्जी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर वो स्पीड ब्रेकर दीदी है, विकास नहीं होने दे रही, लेकिन कुर्ते वो हर साल भेजती हैं, कह रहे हैं वो। तो क्या जनता को कहने के लिए कुछ और है? ये किस तरह की, मतलब राजनीति के ये किस तरह की बात है? इसको पॉजिटिव लिया जाए, नेगेटिव लिया जाए? देखिए, आपने 2 बातें कही। पहली बात, आपने भाजपा के किसी नेता के बयान का जिक्र किया, मैं उसके बयान की कड़ी निंदा करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव में हमारे जो प्रतिद्वंदी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, वे हमारे शत्रु नहीं है। चुनाव जो है एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है, एक पर्व है और हमें उसकी गरिमा ये वही सतपाल सत्ती है जिन पर अभी बैन भी लगाया, कार्रवाई भी हुई है, जिन्होंने मां की गाली दी एक तरीके से। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं और उनको इंडोर्स नहीं करता। ये हमारी भाजपा की नीति के खिलाफ। पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, निंदा करेगी? नहीं, पार्टी जिस पे जहां कार्रवाई करनी पड़ेगी वो पार्टी क्या अभी तक तो एक भी जगह कार्रवाई नहीं हुई आपकी।
अच्छा सुन लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, इसके पहले जो हमारे जो मित्र थे संजय मिश्रा जी, जितना बोलेंगे, जो वरिष्ठ पत्रकार भी है, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि अमेरिका में जब चुनाव होते हैं तो वो वैकल्पिक नेता और वैकल्पिक सरकार जो अमेरिका की जनता के सामने रखते हैं, लेकिन भारत में चुनाव जो हो रहा है इसमें कोई वैकल्पिक नेता या वैकल्पिक सरकार या वैकल्पिक कार्यक्रम इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, मोदी हटाओ। तीसरी बात आपने जो ममता दीदी के बारे में कही, तो राजनीति में व्यक्तिगत संबंध अलग बात है, व्यक्तिगत हर आदमी से राजनेताओं के संबंध अच्छे ही होते हैं, लेकिन जहां तक चूंकि बंगाल में हमारी प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है ममता जी के साथ है, तो चुनाव के मौसम में उनकी नीतियां, उनके नेतृत्व, उनके कार्यक्रमों के आधार पर जो है उनकी समालोचना तो की ही जाएगी, इसमें गलत क्या है। ठीक है अरविंद यादव जी, जैसा कि यहाँ पर एक तरफ साड़ी भेजी जा रही है, एक तरफ मिठाई भेजी जा रही है, एक तरफ स्पीड ब्रेकर भी बताया जा रहा है, ऐसे ही वो कह रही हैं, जेबा यास्मीन जी कह रही हैं कि आप वैसे तो परिवार के हिस्सा हैं, चाचा हैं, लेकिन आमने सामने भी लड़ रहे हैं, जनता कौन से वाले रूप को आपके एक्सेप्ट करे? नहीं, जनता से मैं तो यही कहूंगा, यानी आप ऊपर से मिलकर जनता का बेवकूफ दोनों बना रहे हैं, बिल्कुल सीधे तौर पर अगर ऐसा पूछा जाए तो शायद समाजवादी पार्टी साफ यह जानती है कि जनता की जो लड़ाई लड़े, जनता के जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने का जो काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी। फिरोजाबाद की जनता के साथ जिस तरीके से आदरणीय प्रोफेसर साहब ने अत्याचार किया, अपमान किया, अन्याय किया, और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं जिस तरीके से फर्जी राष्ट्रभक्ति, फर्जी देशभक्ति और फर्जी देशद्रोह के मुकदमे में जिस तरीके से मुसलमानों को और नौजवानों के ऊपर अत्याचार की, इसके खिलाफ माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी फिरोजाबाद में जो लड़ाई लड़ी है, कहीं न कहीं जनता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ आकर के नहीं, जनता जाएगी नहीं जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन आप दोनों मतलब अंदर घर में टेबल पर बैठकर एक हैं, बाहर आप लड़ रहे हैं, मतलब जनता को दोनों, ऐसा कहीं नहीं है। जेबा जी ने आपके सामने बोला जी, मैं बताऊं आपको, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को चैलेंज दिया था कि आप 500 वोट नहीं पा सकते हैं, इसका खामियाजा प्रोफेसर साहब को भुगतना पड़ेगा। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी किसी को चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन कोई चैलेंज करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जेबा यास्मीन जी, आप कह रही है वो चाचा हैं, आदरणीय हैं और सब एक है, मामला ये कह रहे हैं कि चैलेंज हो गया। देखिए, बात चैलेंज क्या, चुनाव एक पे चैलेंज है। अगर 4 प्रत्याशी या 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं मैदान में, से फर्क नहीं पड़ता कौन चाचा है, कौन भतीजा है, कौन बुआ है, कौन चाची है। यहाँ पे होता है कि वो 4 प्रत्याशी एक दूसरे के बातों के लिए चाचा बुआ कोई मतलब नहीं है, ये तो पहले भी ही बात हो चुकी है। आप जब चुनाव में खड़े, आप जैसे धोखाबाजों के लिए कौन सी बुआ, ये तो 23 मई के बाद भी तय हो जाएगा। ये तो आप बताइए ना सर, 2 दिन में अभी तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा नहीं दिया हमारी पार्टी से और उन्होंने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने पार्टी कार्यालय में अंकुश लगाया, तो क्या आप पार्टी से क्यों नहीं बर्खास्त करते रहे? हम क्यों बर्खास्त करें? उनका फैसला अपनी पार्टी बनाना। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि वो निष्कासन करें, इसलिए कहीं न कहीं आज भी डर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान करते हैं, कांग्रेस का भी सम्मान उत्तर प्रदेश की जनता देखी है, दर्शक देख रहे हैं और दुनिया जानती है कि आपने कितना सम्मान, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितना सम्मान दिया है। सम्मान की बात आप लोग मत कीजिए, आपकी जो बुआ है उनको ही सम्मान दीजिए, 23 मई तक बस से लीजिए सम्मान। प्रगतिशील पार्टी ऑथराइज है सम्मान की बात करने का, आपने नहीं, बिल्कुल पार्टी बना ली। अपमान करने वालों के खिलाफ लड़ाई है। इन लोगों ने जिस तरीके से बड़ी अजीब बातें सामने आ रही हैं कि अभी यहाँ से पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, दूसरा बन गया। लेकिन सवाल ये है संजय मिश्र जी, राजनीति के अंदर जो नई नई वैरायटी आती है इसको देखकर पब्लिक एंजॉय तो जरूर करती होगी, लेकिन सोचती जरूर होगी कि उनके जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, जिनको उनके बारे में सोचना है, वो खुद क्या सोच रहे हैं। नहीं, देखिए आजाद जी थाली के बंटवारे का है, आजाद जी कहीं न कहीं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बुए के रिश्ते किसी भी, देखिए किसी भी पार्टी के बारे में देख लीजिए, जिनका भी अलायंस होता है, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से अलायंस किया, जो दोनों
बिल्कुल दो ध्रुव हैं। 36 के रिश्ते जिनमें है, इनका आज इनके साथ बसपा के साथ जो अलायंस हुआ है उसको किस रूप में दोनों मंचों पर कैसे व्यक्त कर रहे हैं, तो ये राजनीति है। इस राजनीति को इसी तरह एंजॉय करिए। हाँ, ये सच है कि विचारधारा आधारित भी राजनीति की अगर बात होनी चाहिए तो इसके बारे में ठोस ढंग से काम होना चाहिए, ठीक ढंग से काम होना चाहिए। विचारधाराओं का भी संघर्ष है, द्वंद्व है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए और सीट के लिए समझौता करने की मजबूरी है। यही सच है इस राजनीति का। जी हर्ष चौधरी जी, लड़ाई किससे आपकी, समाजवादी पार्टी, गठबंधन या बीजेपी इन हालात में? देखिए, सभी हालातों में भाजपा से ही, क्योंकि आज का जो हमारी सरकार है उस सरकार ने यहाँ के नौजवानों को बहुत ही तिरस्कार किया है। उनका ना कहीं मान सम्मान रखा, ना उनको नौकरियां दी। हमारा किसान परेशान है, तो प्रमोद स्वामी जी नौकरी भी नहीं दी, किसान भी परेशान है। क्यों ऐसा किया आपने? आप तो वादा करके आए थे अपने 2014 के मैनिफेस्टो में। कही थी 2014 में, उन्हीं चीजों को लेकर इस जनता के बीच में जा रहे हैं। और उन्होंने जो उन्हें अपना देना चाहिए था रिजल्ट, वो जनता के बीच में दिखाएं कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। ठीक है प्रमोद स्वामी जी। 17 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन मिला है। अरे किस मुद्रा योजना? मुद्रा लोन योजना देने से नहीं होता कि आपने उनको रोजगार दे दिया। बोलते हैं आप। हर साल 1.5 करोड़ लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिले हैं। तो ये सारे आंकड़े हैं। इसके अलावा भारत विश्व की 6ठी आर्थिक शक्ति बन चुका है। हमारी जीडीपी जो है ये सरकार भी बता चुकी है कि जो आपने आंकड़े दिए हैं वो सरकार के आंकड़े नहीं है। ये आंकड़े आप कहां से लेके आए, जरा इसकी भी पुष्टि कर दिए आप। महाराज सर, क्या भारत पहले विश्व की 11वीं आर्थिक शक्ति था? क्या 6ठी आर्थिक शक्ति नहीं? जो आप अभी एम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े दे रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं सर आपसे। महाराज, मैं आपसे क्या बहस करूं? जरा आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, उसके बाद में बहस करिए। आप अपनी नॉलेज जरा क्लियर कर दें, जरा लोगों को भी पता लग जाए कि आपका जो ये आंकड़ा है वो कहां से लाएं। जरा इस देश की जनता को तो पता लग जाए, हमारी नहीं है वो शक्ति। ठीक है, आप जरा अरविंद यादव जी, लड़ाई आपका जो पॉलिटिकल फाइट है वो किससे है? परिवार के अंदर जो अपमान हुआ है उससे, या कहीं किसी और भी पार्टी से आपको लगता है? देखिए आजाद जी, कहीं ना कहीं यह लड़ाई अत्याचारी सरकार के खिलाफ है। जो किसानों का शोषण हुआ उसके खिलाफ है। महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ है। महिलाओं के साथ जिस तरीके से यहाँ के भाजपा के विधायक गैंगरेप करते थे, वैसे व्यक्तित्व के खिलाफ लड़ाई है। यह लड़ाई जिन लोगों ने अन्याय किया, अपमान किया, अत्याचार किया, आपस के परिवार की लड़ाई है। अरे पता है, आप राजभर की लड़ाई बता दीजिए प्रमोद स्वामी जी कि राजभर की लड़ाई आपकी क्यों है? मुझे पता है कमीशन नहीं। ठीक है, लास्ट कमेंट में संजय मिश्र को लेना चाहता हूँ। संजय मिश्र, इस तरह की राजनीति में अगर जनता बिरयानी की प्लेट पर या एक पॉलिथीन पर कहीं ना कहीं वोट करेगी तो क्या उसको फिर विकास की शिकायत करने का अधिकार है? ये समाजवादी नहीं है, ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये जो राजनीतिक परिदृश्य है ये जनता के लिए भी एक चुनौती है। ये जो राजनीतिक परिवेश है ये जनता के लिए भी एक चुनौती है। अगर हम इस तरह के कार्यक्रम में उलझेंगे, एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जनता जागरूक रहे, अपने अधिकार समझे और राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज यही सच है, में कुछ इस तरह की बातें करने की हमने कोशिश की जिसमें लग रहा था कि मौका बदलता है तो बयान बदल जाता है। कुछ मील पर हमारे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ मील के बाद कुछ दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं। ऐसा राजनीति हमारा बता रही है, भारत की राजनीति, और हमारे नेता बता रहे हैं। जनता को ये सोचना होगा कि वो किन को चुन रही है। कई बार मैंने देखा है कि चुनावी सभाओं में बाद में जो बिरयानी की प्लेट बटती है या रात को कुछ पॉलीथीन में लिक्विड भरा हुआ बटता है, वो भी कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित करता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूं। तो कम से कम वोटर्स भी ये सोचें कि जब उनको अपना प्रतिनिधि चुनना है तो बटन दबाने से पहले कुछ अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। हालांकि 3 जो राउंड है वो हो चुके हैं और आधे से ज्यादा 60% जो सीट्स हैं उस पर मतदान हो चुका है। जो बची हैं उस पर सोच लें। और यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।